कुछ समय पहले की बात है। श्रीरंगपुर नाम के गांव में सुधा अपने पति के साथ रहती थी। सुधा को 2 बेटे थे, मोहन और मनीष। मोहन शहर में ही अपनी पत्नी के साथ रहता था और मनीष उनके साथ ही रहता था। मनीष बड़ा ही शांत स्वभाव का लड़का था जो कि कॉलेज में पढ़ाई करता था। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात प्रिया से हो जाती है। प्रिया दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, साथ ही साथ वो इंटेलिजेंट भी बहुत थी। मनीष और प्रिया की एक प्रोजेक्ट के दौरान मुलाकात हो जाती है और धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उन दोनों का प्यार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा ही रहा। वो हफ्ते में एक दूसरे से एक बार जरूर मिलते। अब एक दिन प्रिया, मनीष, अब हमें घर में सबको हमारे रिश्ते के बारे में बताना ही होगा क्योंकि मेरे पापा मेरी शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं। हाँ प्रिया, मुझे भी अब ऐसा ही लगता है। हम दोनों ही हमारे घर वालों को ये बात बताएंगे और मुझे यकीन है कि हमारे घर वाले इस बात को खुशी खुशी मान लेंगे। पता नहीं मनीष, पापा इस बारे में सुनकर क्या रिएक्ट करेंगे। उसी रात मनीष और प्रिया अपने रिश्ते के बारे में घर में बताते हैं तो प्रिया के पिताजी, प्रिया बेटी, तुम ये क्या बात कर रही हो? मैं पागलों की तरह तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढ रहा हूँ और तुम हो कि... पापा प्लीज, मैं और मनीष 5 साल से साथ है। एक बार मनीष से मिल तो लीजिए प्लीज पापा, सिर्फ एक बार। ठीक है, मिलवाओ अपने यार से। अब मुंह काला करके जो तुम आई हो और काला हो, उससे पहले मिल तो लो उससे एक बार। पापा, प्रिया अपने पापा से कुछ कहे उससे पहले ही वो दुखी होकर अपने कमरे में जाकर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं। और यहाँ मनीष जैसे ही अपने घर में ये बात बताता है तो वो बेझिझक मनीष और प्रिया की शादी को हाँ कर देते हैं। मनीष के माँ पिताजी खुले विचारों के थे तो दूसरे ही दिन वो प्रिया के घर शादी की बात करने के लिए आते हैं तो उन्हें देख प्रिया के पिताजी, जी आप लोग? प्रिया के पिताजी बोल ही रहे थे कि तभी प्रिया बीच में आकर, मनीष तुम यहाँ? प्रिया, ये मेरे माँ बाबा है, हमारी शादी की बात करने आए हैं। अब प्रिया के पिताजी को सारी बात समझ में आ जाती है और वो कुछ बिना कहे ही उन्हें अंदर बुलाते हैं। अंदर आकर मनीष के पिता, नमस्ते भाई साहब। भाई साहब देखिए, ना आप हमें जानते हैं ना हम आपको, लेकिन अब हमारे बच्चे एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं और मुझे लगता है कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। मनीष के पिता की बात सुनकर प्रिया के पिता को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और तभी बात को संभालते हुए मनीष के पिता, भाई साहब, पता नहीं आप इस बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन वक्त बदल चुका है। समाज की रेखाएं शादी ब्याह के मामलों में फीकी पड़ चुकी है और हम कौन होते हैं? जोड़ियां बनाने वाला तो जोड़ियां ऊपर से ही बनाकर भेजता है ना। अब मनीष के पिता की सोच सुनकर प्रिया के पिता को बहुत अच्छा लगता है और वो भी अपनी बेटी की शादी मॉडर्न ख्यालों के घर में करने के लिए मान जाते हैं। कुछ ही दिनों में बड़े ही धूमधाम से प्रिया और मनीष की शादी हो जाती है। शादी के दूसरे ही दिन बड़ी घबराई और टेंशन में रात भर जो सो ही नहीं पाई थी, वो प्रिया सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर भगवान की पूजा कर किचन में सबको खाना बनाने चली जाती है और सोच ही रही थी कि आज उसकी पहली रसोई है तो सबका दिल जीतने के लिए वो क्या क्या करे कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, अरे बहू, इतनी जल्दी उठकर नहा धो भी लिया तुमने? प्रिया आवाज की ओर देखती है तो उसकी सास सुधा उसके सामने खड़ी थी। कल थकी थी तो इतनी जल्दी क्या थी उठने की बेटा? वो माँ जी, वो आज मेरी पहली रसोई थी ना, तो जरा। अच्छा, तो आज सबका दिल जीतना चाहती हो? खाना बनाना आता है तुम्हें? वो माँ जी, प्रिया घबराए हुए गर्दन हिलाकर ना कहती है कि तभी सुधा हंसते हुए, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? ये बात मुझे मनीष ने शादी से पहले ही बता दी थी बेटी। वो माँ जी, मेरी माँ नहीं है तो मेरे पिताजी ने ही मेरा माँ की तरह ख्याल रखा है और कभी मुझे किचन में आने ही नहीं दिया। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हें धीरे धीरे कर सब सिखा दूंगी। अब हम दोनों मिलकर खाना बनाते हैं, चलो। सुधा की बात सुनकर प्रिया को बहुत अच्छा लगता है, उसके दिल को तसल्ली हो जाती है, साथ ही साथ उसे अचंभा भी होता है और वो अपने आप से, ये चाची भी ना कितना डरा दिया था मुझे कि सास कैसी कैसी होती है और मैं भी ना। अब दोनों मिलकर खाना बनाना शुरू करते हैं।
थोड़ी ही देर में सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने आते हैं। तो मनीष के पिता, अरे वाह, आज तो खाने की बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। पिताजी, आज खाना प्रिया ने ही बनाया है और वो भी माँ जी की देखरेख में। भाभी के ऐसे कहते ही सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन यहाँ प्रिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी मनीष, अरे ऐसी क्या देख रही हो प्रिया? इस घर में जब भाभी आई थी तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही थी। माँ ने आज जैसे तुम्हें सिखाया है वैसे ही भाभी को सिखाया था। मनीष की बात सुनकर प्रिया को भी हंसी आ जाती है। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। मनीष के भैया और भाभी अपने घर शहर चले जाते हैं। यहाँ मनीष और प्रिया का ऑफिस भी शुरू हो जाता है। साथ ही प्रिया का अपनी सास सुधा के साथ एक माँ बेटी के रिश्ते से भी ज्यादा रिश्ता बन जाता है। यूं ही 2 साल बीत जाते हैं कि एक दिन अचानक प्रिया कुछ टेंशन में घर आती है। तो उसे देख सुधा, क्या हुआ बच्ची, क्या बात है? आज ऑफिस में कुछ ज्यादा काम था क्या? प्रिया हमेशा से बदले सुर में, आपको हर बात बताना जरूरी है क्या? कभी कोई प्राइवेसी नहीं मिलती यहाँ। बस घर आते ही इनकी बड़बड़ शुरू हो जाती है। प्रिया की बात सुनकर सुधा को बहुत बुरा लगता है। उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन बाहर आकर वो मन ही मन, शायद आज कुछ ज्यादा ही टेंशन था ऑफिस में। अब धीरे धीरे कर प्रिया का ये हर रोज का होने लगा। प्रिया सुधा, मनीष, साथ ही अपने ससुर को भी भला बुरा कहने लगी थी। लेकिन जब भी वो किसी से ऐसा बर्ताव करती, उसके मन को बहुत दर्द होता। उसकी आंखों से आंसू आ जाते। लेकिन न जाने वो कौन सी बात थी जो वो सबसे छिपा रही थी कि उसी दौरान प्रिया के पिता उससे मिलने आते हैं। तो वो प्रिया से, कैसी है मेरी बच्ची, ठीक तो हो ना तुम? आपको दिख नहीं रहा क्या? ठीक हूँ, मरी नहीं अब तक। आप सभी अकेले क्यों नहीं छोड़ते मुझे? ऐसा कहकर प्रिया गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अब उसने जॉब भी छोड़ दी थी और अगर कोई उससे जॉब के बारे में पूछे तो वो उल्टे पुल्टे जवाब दे देती। प्रिया के पिता को प्रिया के सारे बर्ताव के बारे में पता चल चुका था। प्रिया से हर कोई प्यार करता था। उसने 2 साल में सबका मन जीत लिया था। प्रिया के पिता अपने घर लौट जाते हैं। उसी रात मनीष प्रिया के पास आकर बड़े प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लिए। अरे प्रिया, ये सब क्या है? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। आजकल हर एक छोटी सी छोटी चीज के लिए चिढ़ जाती हो तुम। क्या बात है, मुझे बताओ। मनीष प्रिया का हाथ पकड़ता है तो प्रिया मन ही मन, अरे नहीं नहीं, ये सब क्या हो रहा है? मैं जितना इन सब से दूर जाने की कोशिश कर रही हूँ उतने ही पास जा रही हूँ। नहीं, मुझे सबको दूर करना ही होगा और बहुत जल्द ही करना होगा। तभी प्रिया मनीष से दूर होकर, हर बात इस घर में बताना जरूरी होता है क्या? तो ठीक है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स। मैं इस बंधन से मुक्त होना चाहती हूँ। प्रिया, ये तुम क्या कह रही हो? हमारी शादी तो हम दोनों की पसंद से हुई थी ना। आज तक हम में से किसी ने भी तुम्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं दी और अचानक ये डाइवोर्स? नहीं नहीं प्रिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। तुम्हें डिवोर्स क्यों चाहिए आखिर? हाँ, मुझे डिवोर्स चाहिए। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। घुटन होती है मुझे यहाँ पर। मुझे इस बंधन से मुक्त कर दो और खुद अपनी जिंदगी किसी और के साथ बसा लो। मनीष प्रिया को जोर से थप्पड़ मारता है कि प्रिया झट से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तो मनीष उसे उठाकर भागते हुए गाड़ी में बिठाकर अस्पताल लेकर जाता है। उसके पीछे ही सुधा और मनीष के पिता भी दूसरी गाड़ी लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। तो मनीष डॉक्टर को आवाज देते हुए, डॉक्टर साहब, देखिए ना, मेरी प्रिया को क्या हुआ है? उसे अचानक चक्कर आ गया। डॉक्टर प्रिया का चेकअप करवाते हैं। तो डॉक्टर, मनीष, बड़े दुख के साथ मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है, आपकी पत्नी को ब्लड कैंसर है और अब वो कुछ चंद दिनों के मेहमान हैं। डॉक्टर मनीष और फैमिली को ये बात बता ही रहे थे कि तभी प्रिया वहां आकर, कुछ भी मत कहिए डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। देखो मैं तुम सबके सामने खड़ी हूँ। प्रिया बड़ी ही हिम्मत के साथ बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसका शरीर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था। वो फिर से बेहोश हो जाती है और अब जब उसे होश आता है तो वो अपने पिता और बाकी के सबको अपने सामने उदास खड़ा देख, मुझे माफ कर देना मनीष। माँ, पापा, आप सबने मुझे बहुत प्यार किया और मुझे पता है
कि मेरे जाने के बाद मनीष मुझे भुला नहीं पाएंगे, और इसी कारण मैं आप सबके जिंदगी से खराब होकर जाना चाहती थी, ताकि आप सब मुझसे नफरत करो और मनीष भी दूसरी शादी कर अपना संसार नए सिरे से शुरू करे। लेकिन आप सबका प्यार इतना ज्यादा था कि मैं इन सारी चीजों में कम पड़ गई। मनीष, मुझे माफ कर देना। तभी मनीष प्रिया के ओठों पर हाथ रख देता है और उसे चुप कराते हुए, लेकिन प्रिया, अगर ये बात तुम हमें पहले बता देती तो क्या होता? मनीष, पिछले महीने में ही मुझे ये सब पता चला। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त मुझे चक्कर आने लगे, तो मैं हमारे फैमिली डॉक्टर से राय लेने गई। तो उन्होंने मेरा चेकअप करवाया और ये सारी बातें सामने आई। मैं आप सबको खुश देखना चाहती हूँ मनीष। प्रिया, अपनी माँ को भी ये बात बताना ठीक नहीं समझा तुमने? माँ, मैं आपको भी कोई दर्द नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मैंने सहा है किसी अपने का जाना क्या होता है, जो हमें सबसे प्यारा हो। अब सुधा प्रिया को गले लगा लेती है, बिल्कुल अपनी बेटी जैसे। 1-2 दिन में ही प्रिया घर आ जाती है। सभी प्रिया को खुश देखना चाहते थे, उसे हर वक्त खुशी दे रहे थे। उसके सामने ही मनीष की दूसरी शादी करवाई जाती है, क्योंकि उसकी आखिरी इच्छा यही थी। मनीष की दूसरी पत्नी भी बड़ी प्यारी और मन से शुद्ध लड़की थी, जो हर किसी का बिल्कुल प्रिया जैसा ख्याल रखती थी, साथ ही प्रिया का भी। बहुत समय पहले की बात है। मलकापुर नाम के गांव में अशोक और शालिनी नाम का एक नौजवान जोड़ा रहता था। दोनों ही बड़े मेहनती थे। हमेशा सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम किया करते थे और अपने खेत में जाकर मेहनत करते थे। अशोक और शालिनी को 2 बेटियां थी, जिनका नाम था ज्योति और संध्या। ज्योति और संध्या भी बहुत समझदार और नेकदिल थी। दोनों अपने माँ पिताजी की जो हो सके वो मदद कर दिया करती थी। उनका जीवन बड़े आराम से चल रहा था, लेकिन उनके सुखी जीवन को किसी की नजर लग गई। जब एक दिन शालिनी अपने खेत में काम कर रही थी, उसे सांप ने काट लिया और अस्पताल खेत से बहुत दूर होने के कारण दुर्भाग्यवश अशोक शालिनी को नहीं बचा पाया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। अब अकेले अशोक के ऊपर ज्योति और संध्या की जिम्मेदारी आ गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दोनों लड़कियों को संभालकर उसे खेत में भी जाना पड़ता था। तभी अशोक के मामा विजय और पत्नी कमला अशोक के घर आते हैं और अशोक से कहते हैं, देखो अशोक, तुम ज्योति और संध्या का तो ख्याल रख लोगे, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता उन बच्चियों को माँ की जरूरत है? और जब दोनों बेटियां बड़ी होकर ससुराल जाएगी, तब तुम भी तो अकेले पड़ जाओगे। अशोक, जितनी जरूरत ज्योति और संध्या को माँ की है, उतनी ही तुम्हें जीवन साथी की। मेरी बात मान लो और तुम दूसरी शादी कर लो। अशोक सोच में पड़ जाता है और एक बार अपनी बाजू में चुपचाप सहमे बैठी दोनों मासूम बेटियों की ओर देखता है। उसके आंखों में आंसू आते हैं। उसे शालिनी की बहुत याद आ रही थी। ये बात विजय समझ जाता है कि अशोक क्या सोच रहा है। अशोक, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन अब जो हुआ है उसे तुम और हम चाहकर भी तो नहीं बदल सकते। मेरी बात मान लो और तुम दूसरी शादी कर लो। अपने लिए ना सही, दोनों बच्चों के खातिर तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अशोक बहुत सोचने के बाद शादी के लिए तैयार हो जाता है और पड़ोसी गांव की लड़की शीला से शादी कर लेता है। शादी के बाद शीला ज्योति और संध्या का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। ये देखकर अशोक को भी अच्छा लगा। उसे हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं शीला उसकी बेटियों से सौतेला व्यवहार ना करे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ज्योति और संध्या भी अब शीला के साथ अच्छे से घुल मिल गए थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अशोक भी ये सब देखकर बहुत खुश था। ऐसे ही 1-2 साल बीत जाते हैं और शीला को एक लड़का होता है। अशोक बहुत खुश होता है। अशोक उसका नाम वैभव रखता है। ज्योति और संध्या भी अपने छोटे भाई का अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन अब धीरे धीरे शीला का व्यवहार ज्योति और संध्या के लिए बदल जाता है। शीला अब अशोक के सामने ज्योति और संध्या से अच्छे से पेश आती थी और जैसे ही अशोक खेत में जाता था, उनसे घर के सारे काम करवाती थी और अच्छे से कुछ खाने को भी नहीं देती थी। एक दिन दोनों बहनें घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर एक दूसरे से बातें कर रही थी। संध्या, क्या तुम्हें नहीं लगता कि माँ अब हम दोनों की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं देती और पेट भर के खाना भी नहीं देती? जब देखो तब सिर्फ और सिर्फ काम ही बताती रहती है। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत काम करने लगाती है और खाना मांगो तो अनसुना कर देती है। मैंने तो 3-4 दिन से अच्छे से पेट भर के खाना भी नहीं खाया है। ये सारी बातें उनकी पड़ोसन नीलिमा सुन लेती है और थोड़ी देर बाद ज्योति और संध्या को आवाज देती है। ज्योति, संध्या, कहाँ हो बेटा? जरा यहाँ आओ, मुझे कुछ काम है तुम दोनों से। ज्योति और संध्या नीलिमा चाची की आवाज सुनकर उनके यहाँ जाती है।
अरे बेटा, आज तुम दोनों को छुट्टी है ना, तो तुम दोनों मुझे बस ये पापड़ धूप में डालने की मदद कर दो। हाँ चाची, क्यों नहीं, ये तो बस 10 मिनट का काम है। आप जाकर अपना दूसरा काम कीजिए, हम दोनों बहनें अभी आपका ये काम कर देते हैं। नीलिमा जानबूझकर उन्हें वो काम बताकर घर के अंदर चली जाती है और गर्मा गर्म खाना बनाती है। तभी थोड़ी देर में संध्या नीलिमा चाची को आवाज लगाती है। अरे चाची, कहाँ हो आप? सारे पापड़ हमने धूप में डाल दिए हैं, आकर देख लो। अरे बेटा, आप दोनों अंदर आ जाओ, और एक काम है। संध्या और ज्योति नीलिमा चाची के घर के अंदर जाती है और देखती है चाची ने दोनों के लिए थालियां परोस के रखी है। दोनों नीलिमा चाची की ओर देखती है। तभी चाची, अरे बेटा, आज अकेले खाना खाने का मन नहीं हो रहा था, तो सोचा हम तीनों मिलकर ही खाते हैं। चलो जल्दी बैठो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। तीनों मिलकर भरपेट खाना खाते हैं। संध्या और ज्योति ने आज बहुत दिनों बाद भरपेट खाना खाया था। अब ऐसे ही कुछ न कुछ बहाना बना के नीलिमा चाची उनको हर रोज खाना खिलाती थी। इधर शीला दिन ब दिन अपने दोनों लड़कियों को तकलीफ देती थी। अब दोनों बहनें बड़ी हो गई थी। अगर कभी उन्होंने शीला को उल्टा जवाब दिया तो उनके गाल पकड़ से पकड़कर नोचती थी। उनकी पढ़ाई भी शीला ने अब बंद कर दी थी। वो उन्हें दूसरों के खेतों में काम के लिए भेजती और खुद घर पर बैठकर आराम किया करती थी। दोनों बहनें अपनी सौतीली माँ का ये अत्याचार बिना कुछ बोले सह रही थी। उन्होंने कभी भी अपने पिता अशोक से शीला के इस बर्ताव के बारे में नहीं बताया। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। दोनों ही बहनें दिखने में बहुत सुंदर थी। अब दोनों शादी के लायक बन जाती है। दोनों दिखने में इतनी सुंदर थी कि उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। अब कुछ ही दिनों में दोनों बहनों की अच्छे घरों में शादी हो जाती है। इधर उनका भाई वैभव भी अब बड़ा हो गया था। वैभव बहुत ही बदतमीज और घमंडी लड़का था। जितना ज्योति और संध्या अपने माँ पिता का सम्मान करते थे, वो उतना ही उनका अपमान किया करता था। एक दिन वैभव अपनी माँ से, माँ, मुझे आज कुछ भी करके 10,000 रुपये चाहिए। 10,000? इतने पैसों की तुम्हें क्या जरूरत है? अभी तो तुम्हारे कॉलेज की फीस भर दी है। मुझे ज़रूरत है, अगर नहीं मिले तो मैं घर छोड़कर जाऊंगा। शीला उसे 10,000 रुपये दे देती है। उसका लाडला जो बेटा था, अब धीरे धीरे वैभव ऐसे ही घर से पैसे लिया करता था। वह गलत काम करने लगा था। लोगों के साथ घूमने जाना, दोस्तों के ऊपर पैसे उड़ाना। अगर उसे घर से पैसे नहीं मिलते तो वो अब घर की चीजें भी चुरा कर बेचने लगा था। ये सब अब शीला और अशोक को भी पता चल गया था। एक दिन शीला अशोक से, क्यों ना हम वैभव की शादी कर दे? मुझे लगता है कि उसकी शादी होने के बाद उसमें सुधार आएगा। हाँ ठीक है, मैं वैभव के लिए लड़की देखता हूँ। अशोक और शीला अब वैभव की शादी कर देते हैं। शादी के बाद तो वैभव और भी अपने माता पिता का अपमान करने लगा। उन्हें बुरा भला कहने लगा। उन्हें खेतों में काम करने भेजता और खुद घर पर रहकर आराम करता था। अगर किसी दिन शीला और अशोक काम पर नहीं गए तो उन्हें खाना भी नहीं देता था, ना ही घर में सोने देता। दोनों घर के बाहर ही नीचे सोते थे। अब शीला को उसने अपने बेटियों के साथ किया व्यवहार याद आता था। एक दिन शीला अशोक से, सुनिए जी, जो वैभव आज हमारे साथ कर रहा है, ये मेरी ही कर्मों की सज़ा मुझे भगवान दे रहा है। मैंने हमारी बेटियों के साथ जो किया वही आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। मैंने वैभव के आने के बाद कभी ज्योति और संध्या को भरपेट खाना नहीं खिलाया। मैंने उनकी पढ़ाई बंद कर दी, उनको दूसरों के खेतों में मजदूरी करने भेजा, घर का सारा काम भी उनसे करवाया। जो जो गलत मैंने उनके साथ किया है वो सब मुझे आज सहना पड़ रहा है, और मेरे साथ आपको भी। देखो शीला, कर्मों का फल कभी दूसरे जन्म में नहीं भरना पड़ता। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही आगे हमें भुगतना पड़ता है। बुजुर्गों ने ऐसे ही थोड़ी कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसी जन्म में हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। कल मेरी बड़ी बेटी ज्योति आने वाली है, वो मुझे साथ लेकर जाने वाली है। तुम रहो अपने लाडले बेटे के साथ। मेरे लाख मना करने के बाद भी तो तुमने सब कुछ उसके नाम कर दिया था, अब भुगतो। अशोक की ये सारी बातें सुनकर शीला जोर जोर से रोने लगती है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी। दूसरे दिन ज्योति और संध्या अपने पिता के घर आती है। दोनों को देखकर शीला बहुत रोने लगी और शीला संध्या से, बेटियों, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं ये सोचती थी कि तुम दोनों तो एक दिन ये घर छोड़कर चली जाओगी, लेकिन वैभव ही है जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इसीलिए मैंने हमेशा तुम दोनों पर ध्यान दिया ही नहीं, ना ही तुम्हें कोई सुख दिया। आज वही कर्मों की सजा मुझे भगवान दे रहा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरी बच्चियों। माँ, आपको आपकी गलती समझ आ गई, यही बड़ी बात है। और हमने तो आपको हमेशा हमारी माँ समझा है, और अगर हम तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारा साथ नहीं देंगे तो भगवान हमें भी माफ नहीं करेंगे। हम सिर्फ पिताजी को ही नहीं,
आपको भी साथ लेकर जाएंगे, आप चिंता मत करो। ज्योति और संध्या अपने माँ पिता को अपने घर लेकर जाती है। अशोक और शीला कभी कुछ दिन ज्योति के घर पर रहते तो कुछ दिन संध्या के घर पर। दोनों बेटियों ने अपने माँ पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। शीला हमेशा सोचती रहती थी, मेरे इतने बुरे बर्ताव के बावजूद मेरी सगी बेटियां ना होकर भी मेरा कितना ख्याल रखती है, और जिसे मैंने जन्म दिया, सबसे ज्यादा जिसे प्यार किया, जिसकी हर जरूरत मैंने उसके इशारे पर पूरी की, उसी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। शायद ये सब मेरे बुरे कर्मों की वजह से ही है।